अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कलीम ट्रस्ट न्यूज ऑफ इंडिया की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबरें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, बैलेट पेपर आपका वोट का इस्तेमाल होगा। तो पहली चीज जो अहम चीज है, जहां पर पतंग का निशान नजर आएगा वहां उस निशान के ऊपर आपको जो मोहर रहेगी उस मोहर को लगाकर उसको पेपर को मोड़कर फिर आपको उस डब्बे में डालना है। ये अहम काम है, क्योंकि हम लोग जरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखकर बटन दबाते थे, आवाज आती थी, किस्सा खत्म हो गया था। तो इसमें थोड़ा आपको देखकर सील को निशान के ऊपर लगाने का है। तीसरी अहम बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, इस बल्दिया के इंतखाबात में ऐसा लग रहा है कि हम लोग मुल्क के वजीर आजम का इंतखाब करने जा रहे हैं और सबको ये लग रहा है कि जो कोई भी बीजेपी का मरकजी वजीर हैदराबाद को आता है उसका एक ही वन पॉइंट प्रोग्राम है कि हैदराबाद पहुंचते प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते तो मीडिया के लोग माशाल्लाह पूरे मोदी के भक्त हैं, तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं और एक तोते की तरह वो लोग बोलते हैं मजलिस जो है पुराने शहर में रोहिंग्याओं के नाम डला दी, मजलिस की वजह से ओल्ड सिटी में पाकिस्तानी आ गए, अफगानी आ गए और असदुद्दीन ओवैसी जिना बन गए। ये तीन चीजें रट के आते और बोल के चले जाते। मैं इनको बताना चाह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में अगर आप 1000 नाम दिखाओ मेरे को रोहिंग्या के, नहीं दिखा सकते, क्योंकि वोटर लिस्ट दारुस्सलाम में नहीं बनती, वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। और फिर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक एक मिलिट्री टर्म है, एक मुल्क की फौज दूसरे मुल्क के ऊपर जब हमला करती है, जैसा कि हमारी बहादुर आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पुलवामा के हमले के बाद, जिसकी मैंने तारीफ की थी कि पाकिस्तान के अंदर जाकर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। यहां पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और पाकिस्तानियों को, रोहिंग्याओं को, अफगानियों को निकालेंगे। आप ये कितनी बड़ी तौहीन है पुराने शहर के रहने वालों के लिए कि जो मुल्क के 22 शहरी है उनको आप पाकिस्तानी कह रहे हैं, उनको आप अफगानी और रोहिंग्या कह रहे हैं। मैं फिर से बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं, आप 100 नाम तो दिखाओ पाकिस्तानियों के यहां पर, 100 अफगानियों के नाम दिखाओ जो इलीगल रह रहे हैं यहां पर, आप नहीं दिखा सकते। मकसद क्या है कि पुराने शहर से बग़्ज़ है, और ये बीजेपी भूल जाती कि बहुत बड़ी तादाद में पुराने शहर में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग भी रहते हैं, और बीजेपी सिर्फ मजलिस की दुश्मनी में पुराने शहर को नहीं बल्कि पूरे शहर हैदराबाद को बदनाम कर रही। आप बताइए कि इस शहर के हिस्से के हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हाईटेक सिटी जाकर रात में काम करते हैं, बीपीओ ऑफिसेज हैं, अमेजॉन का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा ऑफिस हैदराबाद में बन रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का पूरी दुनिया का अमेरिका से बाहर सबसे बड़ा दफ्तर यहां पर है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो बीजेपी ये कहकर हैदराबाद को नहीं बल्कि हैदराबाद के ब्रांड को खराब कर रही। मकसद क्या है कि सिर्फ इलेक्शन जीत जाना। आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है। इसलिए कि नफरत पैदा करके हिंदू और मुसलमानों में फिर से वो पुराने इख्तलाफात को, वो पुराने 1980 और 1990 के दहे के तमाम बुराइयों को उसको निकालना, ये हैदराबाद की आवाम इसको कभी नहीं कबूल करेगी। हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश हुई, लाखों घरों के अंदर पानी आया, हम सब लोग परेशान थे,
लाखों करोड़ रुपए का सामान खराब हुआ, एक बीजेपी का मिनिस्टर दिल्ली से नहीं आया, एक नहीं आया। आज इलेक्शन है तो पूरे पैराशूट से उतर रहे हैदराबाद, पूरे के पूरे अब कल उनवाएंगे। अरे आओ भाई, कोई बात नहीं, आओ, क्या उखाड़ लेंगे आप, उनको मालूम कुछ नहीं कर सकते, मगर आना पंजाब आया तो कोई नहीं आया। और आज 10,000 रुपए की स्कीम के लिए बहुत से लोगों को नहीं मिला। वो 10,000 रुपए की स्कीम भी मैं तो चीफ मिनिस्टर से उनसे मुतालबा किया, रिप्रेजेंटेशन किया कि बहुत बर्बादी हुई है, आपकी हुकूमत को मदद करना है। मरकजी टीम दिल्ली से आई थी, आपने बाबा नगर के पास, मैं उनसे मुलाकात किया और उनसे मिलकर कहा कि आपकी दिल्ली की हुकूमत को हैदराबाद के हैदराबादियों की मदद करना जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियल हेल्प करेंगे तो हम एक एक घर को जिसमें पानी आया उनको कम से कम 80,000 से 1 लाख रुपया मिल सकता था, मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एक पैसा नहीं दिया। जब मैं ये सवाल उठाता हूं तो फौरन जीना बन जाता हूं। अब जीना बनने का मेरा गुनाह क्या है? मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे बाहर भिजाकर पढ़ाया, मैंने मेहनत की, लिंकन जिन से मैंने 12 लाख की डिग्री हासिल की, तो मेरा पढ़ना लिखना इनके लिए एक बहुत बड़ा तकलीफ का बाइस बन गया, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते पढ़े लिखे नौजवान मुसलमानों को। इनको वही चाहिए जो उनकी या तो तारीफ करे या फिर डर के खामोश गूंगा बन जाए। जब हम ये सब चीजें देखते और बोलते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि हैदराबाद पुराने शहर पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आप? अगर पुराने शहर में मान भी लिया जाए कि पाकिस्तानी अफगानी है, आप सो रहे थे, 6.5 साल से आपकी हुकूमत है, पकड़ना था, किसने रोका आपको? निकालना था, मगर कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्शन की खातिर नफरत पैदा करना, लोगों में टेंशन पैदा करना, ये बीजेपी की पुरानी आदत है। झूठ की फैक्ट्री बीजेपी के पास है। आप लॉकडाउन किए, मैं चीफ मिनिस्टर केसीआर से कहा कि लॉकडाउन को कबूल मत करो आप। मैंने उनको बताया कि हमारे आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ एंड ऑर्डर रियासत का, स्टेट का सब्जेक्ट है। आप मत कबूल करो, अपने लिहाज से लॉकडाउन करो, मगर सुनने तैयार नहीं। दिल्ली से बैठ के दिल्ली के बादशाह बोल दिए कि हैदराबाद में लॉकडाउन, तेलंगाना में लॉकडाउन। वो वक्त नहीं था लॉकडाउन का, वो वक्त था कि सबको अपने अपने घरों को बिताते, लोगों को 15 दिन का टाइम देते, कम से कम 8 दिन का टाइम देते। देखो 8 दिन के बाद लॉकडाउन होने वाला है, तैयारी कर लो। मगर नरेंद्र मोदी दिल्ली के बादशाह है, आपने 4 घंटे का टाइम दिया, भाइयों बहनों, 4 घंटे के बाद बंद, पूरा लॉकडाउन 3.5 महीने में अभी पिट गया, खत्म हो गया। नौकरियां चले गई, आमदनियां खत्म हो गई। आप अंदाजा लगाइए कि एक आदादशुमार है जिसका सीएमआई कहता है कि 8 से 10 करोड़ के दरमियान इनफॉर्मल सेक्टर में लोगों की नौकरियां चलेगी, 2 करोड़ लोगों की तनख्वाहें कम हो गई। अब स्कूल खुलेगा तो माँ बाप परेशान है कि बच्चों को फीस कहां से देंगे। जो लोग काम कर रहे, तनख्वाहें आधी हो गई उनकी। ये कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी की हुकूमत जिम्मेदार है। लॉकडाउन करना था, 8 दिन के बाद करना था, लगा दिए लॉकडाउन। अच्छा, लॉकडाउन उठाने के लिए क्या दिए? 8 दिन का टाइम दिए। आप 8 दिन का टाइम लॉकडाउन को देते, जितने हमारे बाहर से लोग आकर तेलंगाना में, हैदराबाद, रंगारेड्डी में काम कर रहे थे, वो आराम से अपने अपने घरों पर चले जाते। कोरोना फैलता नहीं था, इतनी भूखमरी नहीं होती थी, मगर आपने कर दिया। आज आवाम भुगत रही है। नोटबंदी, भाइयों बहनों, 8 बजे से 500 गए, 1000 गए, अब तक गरीब परेशान है, अब तक गरीब परेशान है। नोटबंदी से कारोबार छोटे बर्बाद हो गए, अब तक लोग नहीं समझे। ये बीजेपी की गलत पॉलिसियां हैं। इनको दुश्मनी मंजिल से क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के कानून को 3 मरतबा बहस हुई,
तीनों मरतबा मैंने दलाइल के साथ बीजेपी को बेनकाब किया और कहा कि आप ये कानून मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बना रहे और मुसलमान मर्दों को जेल में डालने के लिए कानून बना रहे। इनको इस बात की तकलीफ है। CAA का कानून जो हमारे भारत के आईन के खिलाफ है, मैंने कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बीजेपी के तमाम 329 के सामने मैंने इस बिल को फाड़ दिया, काला कानून कहकर। इनको तकलीफ है। UAPA का कानून बनाया गया। दिल्ली में NIA का एक ACT बैठकर हैदराबाद में किसी बच्चे का नाम लिस्ट में लिख देगा, टेररिस्ट हो गया। उसकी मुखालिफत की मैंने। हर जगह पर मुखालिफत कर रहे हैं। इनको तकलीफ इस बात की है कि कौन है दीवाने लोग हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र में 23 साल के शिवसेना के MP को राजी इम्तियाज जलील MP बन गए। तो इनके मेरे महाराष्ट्र में 2000 किलोमीटर दूर सीमांचल बिहार है, वहां पर हमारे 5 MLA जीत गए। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन है ये दीवाने जो निकलकर शिद्दत से मेहनत करके काम करते हैं। इसीलिए पूरी ताकत अब हैदराबाद की बल्दिया इलेक्शन में लगा रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है, ये शहर आपका हमारा है। इस शहर की खूबसूरती को बरकरार रखना, इस शहर की तारीख को बरकरार रखना, इस शहर की तहजीब और तमद्दुन को जिंदा रखना, ये तमाम हैदराबादियों की जिम्मेदारी। और बीजेपी क्या कर रही है? हैदराबाद नहीं बोलती बीजेपी भाग्यनगर कहती है। तो ये मुकाबला हैदराबाद बनाम बाप का मुकाबला भाग्यनगर से होने वाला और आपको हैदराबाद को बचाना है। बीजेपी मजलिस की मुखालिफत क्यों करती है? पूरे मुल्क में 200 बल्दियां हैं और 200 बल्दियां में सिर्फ हैदराबाद की ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मजलिस के कॉर्पोरेटर्स ने, जिसमें वाजिद भी शामिल थे, मुजफ्फर भी थे, डॉक्टर समीना भी थे, हमने CAA कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन को पास किया, करारदाद को पास किया और इनको तकलीफ हो गई कि 200 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहां कैसे हुआ? या इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर मजलिस है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं अपने हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं कि आप सोचिए कि मजलिस पर इल्जाम लगा के फिरका परस्ती का 6.5 साल हो गए तेलंगाना बनकर, क्या कभी कोई कर्फ्यू जैसा माहौल नहीं बना, कर्फ्यू नहीं हुआ? इसमें मजलिस का रोल है, पुलिस का रोल है, सबसे बड़ा रोल हैदराबाद की आवाम का है, जिन्होंने उस तरह के माहौल को न बर्दाश्त किया, न कल बर्दाश्त करेंगे उस तरह का माहौल बर्पा करना चाहते। आज हमने 4थी मरतबा राजभवन को पुराने पुल का टिकट किया, 3 मरतबा कॉर्पोरेटर बने राजभवन, इंशाअल्लाह ताला 4थी मरतबा बनेगा। कारवान की बल्दिया से 5 साल पहले हमने राजेंद्र यादव को टिकट किया, वो रुकने बल्दिया बने, अब स्वामी यादव को दिए। फिर आपके जामबाग से हमने रवि को टिकट दिया, वो मादिगा दलित समाज से, इंशाअल्लाह वो भी कामयाब होंगे। ये इनको समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ यही चाहते कि अक्सरती तबके को ये पैगाम दिलाया जाए कि देखो ये टेररिज्म है, ये रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है। अरे भाई, इससे हैदराबाद का क्या फायदा होता है बताओ? क्या किसी गरीब का पेट भरेगा? क्यों बीजेपी एक पैसा नहीं दी हैदराबाद की तरक्की के लिए? कितने फ्लाईओवर के लिए तुमने पैसा दिया? कितने एक्सप्रेसवे के लिए दिया? कितनी कच्ची मोरियों के लिए आपने पैसा दिया? किसने बॉक्स टनल के लिए पैसा दिया? सीवरेज लाइन के लिए एक पैसा नहीं। मगर क्या शुरू होते? हैदराबाद आते ही मजलिस से शुरू होते और दूसरे भाई असदुद्दीन ओवैसी को बनाते। मजलिस के ऊपर तनकीद करना, मजलिस का डर दिलाना। अरे मेरे दोस्तों, अगर तुम मुखालिफत भी कर रहे हो तो ढंग से करो, ढंग से करो मुखालिफत। और याद रखो, वो डरने और घबराने के दिन अब खत्म हो गए। कोई डरने वाला नहीं है। भारत का कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप वाहियात किस्म की बातें कर रहे हैं तो ये आपकी सहन की गिलाजत है, ये तुम्हारी जहालत है, ये तुम्हारी नादानी है।
اگر کوئی یہ کہے گا، میرے کو لوگ فون کر کے بولے اگر میں بلا کہ صدر الدین اویسی کو میں اپنی ڈیوٹی پہ رکھتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو آپ، میں عزت اور ذلت کا دینے والا یہ انسان نہیں ہے، اللہ ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے تو کہنے دو. اسد الدین اویسی تم سے کہہ رہا ہے کہ میرے سر پر ان کے نالائن مبارک میرے سر کا تاج ہے جو حشر کے میدان میں تمہاری اور میری صفات کریں گے. ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج اسد الدین اویسی تمہارے سامنے کھڑا ہے اور ان باقی طاقتوں سے مقابلہ کر رہا ہے. اور جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں مقابلہ کرتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا. یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ ہم کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہے. اور یاد رکھو، رونے اور ڈرنے اور گھبرانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات کا پیغام دے رہا ہوں کہ متحد ہو جاؤ، اتحاد کو مضبوط کرو، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھو. اگر آج تم متحد نہیں ہوگے تو کب ہوگے تم متحد؟ جب آسمان سے آگ نکلے گی، جب زمین پر زلزلے آئیں گے. نہیں میرے دوستوں، یہ وقت ہے اتحاد پیدا کرنے کا. حرکت کرو، حرکت کرو، اٹھو اور اپنے کے طور کا استعمال کرو. دیکھو اس ماحول کو، تکلیف کو دیکھ کر بلال آ گئے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بلال پہلے بھی بندش میں تھے، یہ دوبارہ اپنے گھر کو واپس آئے تو یہ آسان نہیں ہوا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی پارٹی کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پولنگ پرسنٹیج کا اضافہ کریے. ہم کو اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کرنا ہے. ہم کو شہر میں اپنی برتری کو برقرار رکھنا، ہم کو اپنے شہر میں اپنی برتری کو برقرار رکھنا ہے. یاد رکھو نوجوانوں، یہ مجلس کو جو مقام ملا یہ صدر الدین اکبر الدین یا ممتاز خان کی محنت سے نہیں ملا. یہ 1960 میں ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی، قربانیاں دی، مصائب اور مشکلات اور خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا، جانوں کو قربان کرنا پڑا، فسادات نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. تو ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے. اسی لیے میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اٹھیے، اپنی جماعت کو مضبوط کریے، پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈلوائیے، گھر گھر جا کر لوگوں کو ترغیب دیجیے کہ 1 دسمبر کے دن صبح کے اولین ساتوں میں اپنے گھر سے نکلیے اور ایسا جانا پولنگ بوتھ کو جیسا دولہا ولیدے کو جاتا ویسا جانا. آرام سے جائیے، پورا نکل کے جائیے، کیونکہ دولہے بھائی تو ان کو بنا دیے. انشاءاللہ ولیمہ کیا ہے ان کو معلوم گا 1 تاریخ کے. پورے پولنگ بوتھ کو جائیے، ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب کرے گا اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے. مجھے ایک اور جلسے میں جانا اس لیے چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.